गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना। इसमें अपन ने विश्व की जनसंख्या के आयु संरचना पढ़ लिया था, लिंग अनुपात पढ़ लिया था और जनसंख्या संगठन पढ़ लिया था कि उसमें नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार से है, वितरित है। अब अगला है साक्षर। इसमें साक्षर, अब किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ की साक्षरता पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जहाँ साक्षरता अधिक होगी वहाँ पर विकसित कंट्री होंगे, वहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल में होगी, जनसंख्या का जो जीवन यापन है वो उच्च स्तर का होगा। इसीलिए नगरीय साक्षरता, या आप देखोगे जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें साक्षरता अधिक पाई जाती है, 100% पाई जाती है किन्हीं देशों में तो, और कहीं पे जो अविकसित हैं या जो विकासशील है उनमें साक्षरता कम पाई जाती है। अब अपन जनसंख्या की संरचना इसलिए पढ़ रहे हैं कि वहाँ की जनसंख्या किस किस प्रकार से प्रभावित होती है, कि जनसंख्या बढ़ने का, जैसे आपने पिछले में पढ़ा था, जनसंख्या का वृद्धि, घनत्व और विकास। तो इसमें यह है कि ये जो कारक अपन पढ़ रहे हैं, जैसे अपन ने लिंग अनुपात पढ़ा, लिंग अनुपात क्या प्रभाव डालता है वहाँ की जनसंख्या पर। जैसे लिंग अनुपात में अपन ने पढ़ा था कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो यह विकासशील जो देश हैं उनमें यह अनुपात कम पाया जाता है, विकसित राष्ट्र हैं उनमें यह अनुपात अधिक पाया जाता है। यही पढ़ा था ना अपन ने कि वहाँ पर सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वहाँ शिक्षा का उच्च स्तर है, तो शिक्षा का मतलब है साक्षरता। अब साक्षरता से क्या है, अपन ने नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या भी पढ़ी थी। अब नगरीय में अपन ने पढ़ा था कि नगरों की जनसंख्या, मतलब नगरों की संख्या अधिक बसावट नगरों की। विकसित राष्ट्रों में अपन ने यही देखा है कि विकसित जो राष्ट्र हैं, विकसित देश है, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश हैं, तो इस प्रकार से मेनली यही 3 जो महाद्वीप हैं ये विकसित राष्ट्रों में आते हैं। और जैसे इनके तो अफ्रीका के और इनके एशिया महाद्वीप के कम ही कंट्री इनमें आते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं साक्षरता। अब साक्षरता का मतलब क्या होता है कि किसको साक्षर कहेंगे, तो 7 वर्ष से अधिक आयु, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो लिखना पढ़ना, लिखकर या पढ़कर अपनी भाषा या अपने विचार दूसरों को समझा सके, उसे ही साक्षरता कहते हैं। ठीक है, साक्षरता से मतलब क्या हुआ, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग जो अपनी भाषा बोलकर या लिखकर, किसी भी भाषा में लिखकर या पढ़कर उस बात को समझ सके या समझा सके, वही साक्षर व्यक्ति कहा जाता है। अब साक्षरता का प्रभाव क्या पड़ता है, यह गुणात्मक प्रभाव डालता है। गुणात्मक से क्या मतलब है, गुणात्मक से क्या मतलब है कि गुणात्मक प्रभाव किस प्रकार से डालता है ये जनसंख्या पर, कि इसके गुणों की, जैसे साक्षरता। अब आप देखोगे जिन देशों में साक्षरता की दर अधिक है या 100% है, उनमें गुणात्मक वृद्धि दर अधिक होगी। गुणात्मक से मतलब है कि वहाँ पर हर चीज में वो लोग शिक्षा के महत्व को जो समझ जाते हैं, उन्हीं से वो विकास अधिक करते हैं। इसीलिए विकसित, अधिकतर विकसित कंट्री में साक्षरता 100% पाई जाती है। ठीक है, अब गुणात्मकता से क्या मतलब है कि वहाँ का आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है, सामाजिक सांस्कृतिक है, राजनीतिक उन्नति है, ये सारे विकास साक्षरता पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि जितने लोग वहाँ के साक्षर होंगे, साक्षरता से तात्पर्य यही है, साक्षरता के आधार पर अपन आर्थिक विकास कर सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। देखो आप, जैसे अपन को अंतर करके मैं बताती हूँ,
जैसे अपने भारत का उदाहरण, भारत एक विकासशील देश है, विकासशील है ना, विकासशील है, लेकिन इसमें जब अपन प्राचीन विकासशील है, इसने विकास भी धीरे धीरे किया है ना। ये तो है नहीं कि जब से जैसे मानव का इस पे पृथ्वी पर वो प्रादुर्भाव हुआ है तब इसे विकास करा, उसने धीरे धीरे विकास किया। जैसे अपन प्राचीन काल में देखते हैं, आपने पिछले लेसनों में पढ़ा भी है, प्राचीन काल में, फिर मध्य काल में, फिर आधुनिक काल में। तो अब जो अपनी स्थिति है, जैसे औरतों की स्थिति में सुधार आया है, यह साक्षरता से ही आया है। लिंग अनुपात में सुधार आया है, यह भी साक्षरता से ही आया है। यहाँ के आर्थिक संसाधनों में सुधार आया है, सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उनमें सुधार हुआ है। पहले आप देखते थे कि जो प्राचीन काल में थी ऐसी प्रथाएं थोप रखी थी मनुष्य पर, जो कि मनुष्य का जीवन बहुत हार्ड कर रखा था। जैसे सती प्रथा थी अपने यहाँ, ठीक है, बाल कन्यावध था, पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा जो अब तक चली आ रही है, यह इतने विकराल, ये अशिक्षा के कारण ही हो रहा था। अगर साक्षरता का स्तर, अब देखो साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे इन समस्याओं से, जैसे लड़के लड़की में भेद नहीं किया जाता है, कुछ परसेंट बहुत सुधार हुआ है। आप ये कहोगे कि गाँव में तो अब भी, लेकिन अब नहीं है। अब जैसे आप लड़के भी स्कूल में आ रहे हैं, लड़कियां भी उसी हिसाब से पढ़ाई जाती हैं जिस हिसाब से लड़कों को फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो एक ही से सुधार हुआ है। गुणात्मकता का मतलब यही है कि हर चीज में वहाँ का जो विकास है उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है, उसमें बहुत ही अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है साक्षरता से। पहले लोगों को ज्ञान ही नहीं था कि जैसे औरतों की शिक्षा भी जरूरी है, औरतें भी जॉब कर सकती हैं, ऐसा पहले प्राचीन काल में, मध्य काल में ऐसा नहीं था। उनको सिर्फ घर में जो घर के काम थे उन्हीं तक सीमित रखा जाता था। जैसे पर्दा प्रथा थी, उनको घर में दूसरे लोगों के सामने आने नहीं दिया जाता था, घर से निकलना नहीं होता था, उनका पूरी उम्र घर में रह के ही वो अपनी जिंदगी जीवन यापन करती थी। लेकिन अब साक्षरता से पता लगा है कि लड़कियां भी काम कर सकती हैं, औरतें भी काम कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। जो लड़के साइंटिस्ट में, देखो अब साइंटिस्ट बन रही हैं, इंजीनियरिंग में जा रही हैं लड़कियां, डॉक्टर बननी है भी हैं, तो हर फील्ड में ये किससे सुधार आया है? यह साक्षरता से, ठीक है ना। साक्षरता से, शिक्षा के द्वारा ही यह सुधार हुआ है। अब इसमें देखो, अब किन किन को यह प्रभावित करती है, देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ देती हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यह साक्षरता का मतलब तो मैंने समझा ही दिया, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। कई बार साक्षरता की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको यह लिखना है कि 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ और लिख कर एक दूसरे को समझा सके तो उसे ही साक्षरता कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ देती हूँ जिससे कि आपके और आसानी से समझ में आ सके। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय और यथार्थ सूचक होता है। अब मैंने यही बताया तुम्हें, विश्व स्तर पर साक्षरता की भिन्नता अत्यधिक पाई जाती है और लेकिन कारकों पर प्रभावित करती है। साक्षरता से क्या प्रभाव पड़ते हैं? जैसे आर्थिक विकास होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास में प्रभाव पड़ता है, अपने जो दैनिक कार्य करते हैं उनमें प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उन्नति का सूचक है ये, ठीक है। सभी में जैसे जितने भी अपने उद्योग स्थापित हो रहे हैं ये भी साक्षरता की वजह से ही हो रहे हैं। जब तक कोई चीज अपन समझेंगे नहीं तब तक उसमें नहीं सुधार आएगा। अब अपन देख लेते हैं कि साक्षरता की विश्व में क्या स्थिति है। विश्व में मैंने तुम्हें बताया कि जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों में साक्षरता अधिक पाई जाती है और विकासशील या अविकसित राष्ट्रों में, विकासशील या अविकसित राष्ट्रों में इसकी साक्षरता की दर कम पाई जाती है। अब देखो अधिक साक्षरता वाले या 70%
साक्षरता वाले कुछ देशों के नाम मैं बता देती हूँ, जिसमें है जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। ये आपको याद रखने हैं। देखो, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, ये साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहले ये देख लेते हैं साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनमें देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है इसमें आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर। कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नगरीकरण, जीवन स्तर, दूसरा है नगरीकरण, जीवन स्तर। अभी मैंने तुम्हें समझाया भी नहीं है। तीसरा है इसमें महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। इसके बाद में है सरकारी नीतियां, इसके बाद में है, ठीक है। अब मुख्यतः ये है आर्थिक विकास का स्तर। अब मैंने तुम्हें बताया कि यह गुणात्मक वृद्धि दर होती है साक्षरता। अब आप जहां पर आर्थिक विकास अधिक किया हुआ होगा ना, उसी देश में साक्षरता की दर अधिक पाई जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, विकसित राष्ट्रों में साक्षरता की दर अधिक पाई जाती है। नगरीकरण, जीवन स्तर। अब नगरीय जीवन स्तर में अपन ने पहले भी पढ़ा था कि नगरों की ओर जनसंख्या प्रभावित केंद्रित क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वहाँ कंपटीशन का वो माहौल होता है कि वो लोग विकास कर रहे हैं तो देखा देखी में अपन भी वहाँ मूलभूत सुविधाओं की सुविधा होती है। जैसे शिक्षा के ऊंचे केंद्र होते हैं, वहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वहाँ होते हैं, वहाँ मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो वो क्या करते हैं, लोग नगरों में अपने जीवन स्तर, एक जो जीने का स्टैंडर्ड है ना, वो उठा लेते हैं अपने शिक्षा के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। अब है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। अब महिलाओं की जैसे सामाजिक स्थिति में भी बदलाव, क्योंकि पहले देखो मैंने बताया कि प्राचीन काल में महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था, तो शिक्षा में कैसे कोई योगदान नहीं हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे समाज में बदलाव आया है, उन कुप्रथाओं को हटाया गया है, जिससे महिलाओं को भी मौका दिया गया है। तो महिलाओं की सामाजिक जो स्थिति में बदलाव आया है, उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। अब सरकारी नीतियाँ, जैसे सरकार ने अब 33% आरक्षण महिलाओं को दे रखा है, तो 33% उन महिलाओं के द्वारा ही सीटें भरी जाएंगी जिस भी क्षेत्र में, जैसे साक्षरता में, शिक्षा में हो, नौकरियों में हो, कोई भी आरक्षण में हो। तो सरकार ने भी इस प्रकार की नीतियाँ बनाई है जिससे साक्षरता की दर बढ़ाई जा सके। अब इसके आगे है विश्व में 100% साक्षरता वाले देश। कौन कौन से हैं, या इनके नाम लिख लो, जिनमें 100% साक्षरता है, ठीक है ना। विश्व में 100% साक्षरता वाले इनमें कौन कौन सी है। पहला है जापान। जापान में 100% साक्षरता है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है डेनमार्क, ये तुम्हें याद रखने हैं। चौथा है फिनलैंड,
कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 100% साक्षरता वाला देश कौन सा नहीं है, या है स्वीडन, नॉर्वे। 5वां है स्वीडन और 6वां है नॉर्वे। अब इनमें 100% साक्षरता की दर है, ठीक है ना। 100% साक्षरता मतलब 100%, जितनी महिलाएं भी उतनी ही साक्षर है, वहां की जो टोटल जनसंख्या है वो साक्षर है, ठीक है। साक्षरता का मतलब तुम्हें पता ही दिया कि 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो पढ़ना लिखना किसी भी भाषा में जानता है या अपनी बात समझा सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। अब इससे अपन को पता लगता है, जैसे जापान है, जापान देखो सबसे विकसित कंट्री मानते हैं इसको, टेक्नोलॉजी में ये सबसे आगे है। इसमें अपन ने पढ़ा था आयु वर्ग में भी जापान में वृद्ध आयु वर्ग है वो सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की उम्र अधिक है। तो उम्र अधिक है तो इन्होंने अपना जीवन जो स्तर है, रहने का जो स्तर है वो उठा रखा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि वहाँ पे खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, वहाँ की शिक्षा पद्धति अच्छी है, लिंग अनुपात वहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो इसलिए जापान है वो देखो द्वीपीय देश है, फिर भी है ना जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं वहाँ पे, फिर भी ये इतना विकास कर रहा है हर क्षेत्र में। शिक्षा में 100% है। वृद्ध जो सबसे अधिक उम्र के लोग कहाँ पाए जाते हैं? जापान। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। मैंने तुम्हें बताया कि यूरोप के ये पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के ये कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित है, उनमें साक्षरता भी अधिक पाई जाती है, लिंग अनुपात भी अधिक पाया जाता है। उसमें हमने नगरीय जनसंख्या पढ़ा, वो भी उन्हीं में अधिक पाई जाती है। तो ये सारी चीजें उन्हीं में, ये तुम्हें याद रखने हैं। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़े लिए। विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व में विकासशील देशों को इस ओर ध्यान देने की, देखो विकसित जो राष्ट्र है उनमें साक्षरता अधिक पाई जाती है, मैंने बार बार बताया है, और जो विकासशील राष्ट्र है उनमें साक्षरता कम पाई जाती है। अब है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। ये तो था साक्षरता। साक्षरता में अपन ने पढ़ा कि 7 वर्ष या इससे ऊपर का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, अपनी बात समझा सकता है। अब अगला इसमें ये विश्व के देश याद रखने हैं, इनमें 100% जनसंख्या साक्षरता वाले देश। अब है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। अब वहाँ की जनसंख्या का जो अपन आकलन करते हैं वो वहाँ पर किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, इनसे भी उसकी वहाँ की संरचना का पता चलता है। जैसे अब अधिक जनसंख्या अगर प्राथमिक व्यवसाय में जहाँ पर लगी हुई है, प्राथमिक व्यवसाय से क्या मतलब है, अपन आगे पढ़ेंगे कि जो कृषि कार्य या खनन के द्वारा जो कृषि कार्य होते हैं उनसे सिर्फ अपना भरण पोषण ही करते हैं, उनको उनसे जैसे ज्यादा निर्माण वो नहीं करते, वो ज्यादा विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। अब किन किन व्यवसाय में जहाँ की जनसंख्या, अगर वहाँ की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई होगी तो वहाँ का विकास दर क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। अगर द्वितीय व्यवसाय तृतीय व्यवसाय में अगर वहाँ की जनसंख्या लगी हुई है तो वहाँ का विकास, जनसंख्या वहाँ का सारा ही विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, औद्योगिक विकास तो सभी अधिक होगा, अधिक होगा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया कि जो वहाँ पर व्यवसाय उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार से उस देश ने विकास किया। अब देखो जैसे अपने भारत का उदाहरण लेते हैं अपन, तो भारत में अपन ने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षाओं में भी कि लगभग 60% जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? कृषि कार्य। कृषि कार्य का मतलब क्या हुआ? 60% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। अब कृषि
इसमें द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी रहती है विकसित राष्ट्रों में? 60 से 75%। तो इससे अपन को पता चलता है कि उद्योग भी, निर्माण उद्योग हैं, उनमें परिवहन के साधनों का विकास इसमें लगे हुए हैं। तो जो इतना विकास कर रहा है वहाँ की जनसंख्या का रहन सहन भी उच्च स्तर का होगा, वहाँ शिक्षा का स्तर भी उच्च होगा, वहाँ लिंग अनुपात भी अधिक पाया जाएगा, वहाँ की जनसंख्या का जो स्टैंडर्ड है रहन सहन का वो तभी वो विकसित राष्ट्र कहलाता है। तब इन सारी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर लेता है या इनमें वो काफ़ी सुधार कर लेता है। ठीक है, अन्यथा वो विकासशील देश ही कहा जाता है। अब ये चीज का ध्यान रखना कि विकासशील देश और अविकसित देश जो प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए रहते हैं वहाँ की जनसंख्या 60% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी रहती है, और जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में वहाँ की जनसंख्या लगी हुई रहती है। ठीक है, और इसमें देखो व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय होते हैं ये मैंने बता दिए। कृषि, वानिकी, आर्थिक, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन ये आते हैं प्राथमिक व्यवसाय में। दूसरे में आते हैं निर्माण उद्योग, निर्माण कार्य ये आते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन के साधन, इस प्रकार से आते हैं। अब एक दूसरा है, ये तो हो गए व्यवसाय। अब व्यवसाय करेगा कौन? ये आपने आयु वर्ग में पढ़ा था ना, एक वर्ग होता है व्यस्त वर्ग, व्यस्त या युवा वर्ग आपने पढ़ा था ना उसमें, युवा वर्ग यह क्या होती है? कार्यशील जनसंख्या होती है, पहले भी पढ़ा था ना कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील किस प्रकार से? क्योंकि अपन ने जो बाल वर्ग पढ़ा था, बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, उन दोनों की सेवा यह आयु वर्ग करता है, जो कि कितने उम्र से 15 से 64 वर्ष के बीच में आता है। अब इसको भी दो भागों में बांटा था। तो कार्यशील जनसंख्या में यही जो जिसमें अब आप एक ये भी देखोगे इसमें जनसंख्या में व्यवसायिक संरचना जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें कि जहाँ पर युवा वर्ग या व्यस्त वर्ग जो है, कार्यशील जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत अगर अधिक पाया जाता है तो वहाँ पर जनसंख्या मतलब वो उससे क्या मतलब निकलेगा कि वो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि वो जहाँ पर यह जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, इस जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाएगा, वो विकसित राष्ट्र होते हैं। अब विकसित राष्ट्रों में ही